हेलो दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज जो आप लोगों से हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि करेंसी जो होती है, यानी कि जो नोट होते हैं या डॉलर होता है, किसी भी प्रकार की जो देश की करेंसी है, या फिर आपको सिंपल भाषा में इसको मनी बोला जाता है, जिसको जनरल लेवल पर एक्सेप्ट किया जाता है। तो क्यों कोई देश की सरकार, आपके मन में कभी ना कभी ख्याल जरूर आया होगा कि क्यों कोई देश की सरकार जितना चाहे उतनी देश की करेंसी को प्रिंट यूँ नहीं करती। मैं भारत की ही बात करता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाते, भारत की बात करता हूँ। आप सबके दिल में कभी ना कभी कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा कि भारत सरकार, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई और पार्टी आई हो, क्यों देश की गरीबी को दूर करने के लिए देश के गरीब लोगों के बीच में नोटों की प्रिंटिंग करके डिस्ट्रीब्यूट कर देती। अगर सबको 1-1 करोड़ रुपये भी दे दिया जाए तो भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेवल पर आसानी से गरीबी को दूर किया जा सकता है। सबके पास पैसा होगा, सब अमीर होंगे। तो ये जो सवाल है सबके दिलो दिमाग में कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर आया होगा। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्यों कोई देश की सरकार अनलिमिटेड करेंसी को प्रिंट नहीं करती। तो जो देश के अंदर मॉनेटरी सप्लाई होती है, मनी की सप्लाई होती है, वो देश के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। भारत में, अगर मैं भारत से ही शुरुआत करता हूँ, जहाँ पे लगभग 22% कुल आबादी की संख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जो भारत की आबादी है वो लगभग 140 करोड़ के आसपास है। 140 करोड़ का अगर 22% निकालते हैं तो लगभग 30.8 करोड़, यानी कि राउंड फिगर कर लेते हैं, 31 करोड़ के आसपास भारत के लोग ऐसे जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। यहाँ पे 31 करोड़ लोग रह रहे हैं, जो कई सारे देशों की अगर जनसंख्या को मिला भी दिया जाए ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे देशों की अगर जनसंख्या को मिला भी दिया जाए तो भी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब भारत के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1934 में हुई थी। इसकी जो वर्किंग है वो 1 अप्रैल 1935 से शुरुआत हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग एक एक्ट बनता है, आरबीआई एक्ट 1934। इसके जो सेक्शन 22 है, इसका जो सेक्शन 22 है वो ये अलाउ करता है, ये परमिशन देता है कि आरबीआई भारत में नोटों की प्रिंटिंग को लेकर एक सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन माना जाएगा। भारत के अंदर आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए, 2 रुपये के नोट से लेकर 2000 रुपये तक का नोट, जो भी मैक्सिमम अभी करेंसी डिनोमिनेशन में चल रही है, उन सब नोटों को आरबीआई प्रिंट करता है। जबकि 1 रुपये का नोट और बाकी सारे जो सिक्के होते हैं वो प्रिंट करने की जिम्मेदारी देश की सरकार की होती है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करके लोगों के बीच में बांट दे तो क्या होगा, या क्या पहले कभी किसी देश ने ऐसा कोई कदम उठाया है। अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट आ रहा है, मेरे दिमाग में ये पॉइंट आता है, तो क्या दुनिया में और भी तो बहुत लोग हैं जिनके दिमाग में पॉइंट आता होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमारे ही दिमाग में आ रहा है, भगवान ने हमारे को सोचने की कुछ अलग शक्ति दी है, नहीं। तो कई लोग हैं जिनके दिमाग में पॉइंट आता है। तो जिम्बाब्वे ये एक्ट कर चुका है, वेनेजुएला ये एक्ट कर चुका है, साउथ अफ्रीका के अंदर कई बार ये कोशिश की गई है, इवन साउथ अमेरिका के अंदर भी ये कोशिश की गई है। तो बहुत हैं, कुछ एग्जांपल हैं, कुछ देश वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने ये कोशिश करी है, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ है, क्या हाल हुआ है, वो जरा सोचने समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले ही समझते हैं कि अगर देश के अंदर अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट होगी तो क्या इम्पैक्ट होगा। अगर सरकार सबको 100 करोड़ या 1 करोड़ या 2 करोड़, जितना भी आप एक अमाउंट अगर सोचेंगे वो दे देती है, तो उससे होगा क्या, सबके पास एक पैसा आ जाएगा परचेज करने के लिए। इससे क्या होगा, लोगों के पास परचेजिंग पावर हो जाएगी, और जब परचेजिंग पावर सबकी बढ़ जाएगी तो डिमांड का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन सप्लाई जो वर्ड है वो डिपेंड करता है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के ऊपर। और हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी क्या कहते हैं लर्नर्स हैं, वो सब जन इस बात को समझते हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट इज़ वाई जो सप्लाई होगी वो भी लिमिटेड होगी। अब मान के चलिए जैसे कि ये एक मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल की जो वर्थ है वो है 10,000, लेकिन आप सभी के पास पैसा है इसको खरीदने के लिए। तो कोई मुझे इसके 12,000 रुपये देने के लिए तैयार होगा, कोई 15,000, कोई 20, कोई 50, कोई 1 लाख, तो कोई 2 लाख। तो मैं इसका प्राइस तब तक बढ़ाता रहूँगा जब तक कि मुझे मैक्सिमम पर्सन या मैक्सिमम अमाउंट इसका नहीं मिल जाता। तो मान लीजिए कोई पर्सन आता है जिसको ये मोबाइल चाहिए और वो इस मोबाइल का मुझे 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सबके पास पैसा है, 1-1 करोड़ रुपया है, 2-2 करोड़ रुपया है, 100-100 करोड़ रुपया सबके पास है।
तो ऐसे में होगा क्या कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने के कारण आप सभी को पता है प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा। तो जो चीज़ 10,000 रुपये तक की थी आज वो 10 लाख तक की बिक रही है। तो आप इन्फ्लेशन समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा आ जाएगी, कितनी हाई हो जाएगी। आप इसको एक बोली, जैसे बोली लगती है ना, जैसे बिडिंग होती है, तो वो कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि बिडिंग में क्या होता है, सबके पास पैसा जिसके पास ज़्यादा है तो वो प्राइस उसका बढ़ाता चला जाता है, लेकिन अवेलेबिलिटी तो उस चीज़ की, जो भी चीज़ खरीदी जा रही है, चाहे वो घर है चाहे वो पेंटिंग है, वो तो लिमिटेड ही है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट आता है कि अगर कभी भी किसी भी देश के अंदर अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट हो जाएगी तो वहाँ पर महंगाई का बड़ा लेवल बढ़ जाएगा, और अगर महंगाई का लेवल बढ़ जाएगा तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वहाँ की जो करेंसी है उसकी वैल्यू वो बहुत डाउन हो जाएगी, मॉनेटरी वैल्यू डाउन हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिम्बाब्वे ने ये एक्ट करा था 2008 में, 2019 में भी इनको दिख रहा होगा, 2018 में भी इन्होंने करा था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिम्बाब्वे ने ये कोशिश करी थी, और जिम्बाब्वे का जो इन्फ्लेशन रेट है वो आप लोग देख पा रहे हैं कितने ज़्यादा हो रखा है, लगभग 23 करोड़ % से 23 करोड़, मैं बच्चों सिर्फ 23% नहीं बोल रहा हूँ, 23,000 नहीं बोल रहा हूँ, 23 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 23 करोड़ % से आप देख पा रहे हैं। ये आप लोग को गूगल पे डेटा मिल जाएगा। इन्फ्लेशन ईयर टू ईयर बढ़ गया। उसके बाद आप लोगों को देखिए वेनेजुएला ने भी कोशिश करी है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं वेनेजुएला का भी डेटा हम लोगों ने निकाला है। तो वेनेजुएला के साथ भी यही हुआ, वेनेजुएला ने अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा प्रिंट करा, और हालत स्थिति ये हुई कि वहाँ पर भी इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। आंकड़े ये बताते हैं कि वहाँ पर लगभग 1 करोड़ % से ज़्यादा, 1 करोड़ % से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। यानी कि जो चीज़ आज 1 रुपये की है तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ के पार जा रही है। ठीक है, वो भी ईयर टू ईयर में। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में होता क्या है कि जो मॉनेटरी वैल्यू वो डाउन हो गई। तो ये पिक्स कुछ आप देख पा रहे हैं कि वहाँ के लोगों को अगर कुछ शॉपिंग भी करने जाना है, छोटी मोटी जो बेसिक नीड्स की आइटम है वो भी खरीदने जाना है, तो उनको पैसे भर भर के लेके जाने पड़ रहे हैं। मतलब इतना पैसा हम लोगों के पास होता भी नहीं है जितना ये लोग वहाँ पर अपने हाथों में ले लेके भर भर के जा रहे हैं, वो भी छोटे से बच्चे को आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट समझने का है कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो मॉनेटरी वैल्यू अपने आप ही डाउन होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा पॉइंट जब आता है वो ये आता है कि कहीं ना कहीं अगर आप इस बात को समझें तो नोट के ऊपर, जैसे 500 का नोट देखिए, इस 500 के नोट के ऊपर ये लाइन आपको दिख रही होगी कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये जो प्रॉमिस होता है ये देश का गवर्नर करता है देश की जनता से। क्यों करता है? क्योंकि जितनी भी करेंसी प्रिंट होती है दोस्तों, तो उतनी ही अमाउंट की सिक्योरिटी सरकार को रखवानी पड़ती है। भारत के अंदर ये सिस्टम चलता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर सरकार कम से कम 200 करोड़ की, या जो मैं कह लूँ आरबीआई को 200 करोड़ की सिक्योरिटी हमेशा मेंटेन करके रखनी पड़ती है। 200 करोड़ में से 115 करोड़ लगभग सरकार या फिर मैं कहूँ आरबीआई गोल्ड के रूप में रखेगा, और लगभग 85 करोड़ रुपीज़ फॉरेन रिजर्व्स के रूप में रखेगा। मिनिमम इतना रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा इससे कम प्रिंटिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब जितना देश की पब्लिक के पास पैसा है उतना ही सिक्योरिटीज़ के रूप में आरबीआई के पास कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखी हुई होगी, चाहे गोल्ड होगा या कोई और फॉरेन रिजर्व्स होंगे या किसी और प्रकार की कोई सिक्योरिटीज़ होगी वो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अनलिमिटेड प्रिंटिंग हो जाए और सरकार के पास सिक्योरिटी रखवाने के लिए ना हो या आरबीआई के पास सिक्योरिटी ना हो, तो इससे होगा क्या? जो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी रेपुटेशन है, आपका क्रेडिबिलिटी है, आपके ऊपर जो लोगों का विश्वास है वो कम हो जाएगा कि देश की सरकार के पास या देश के सेंट्रल बैंक के पास उतनी सिक्योरिटी है नहीं, बट पब्लिक के पास इन्होंने पैसा अनलिमिटेड छाप दिया है कि अगर इमरजेंसी आ जाए तो देश की जो पब्लिक है वो इस पैसे को कन्वर्ट ही नहीं करवा सकती किसी यूजफुल आइटम के अंदर। तो ये कहने का मतलब है। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पर हमारी वैल्यू, जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो कम हो गई, जिसको आप डीवैल्यूएशन कहते हैं या डीवैल्यूड होना कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इंपोर्ट के जो बिल हैं वो बहुत ज़्यादा होते चले जाएंगी। और आप लोग ये बात समझिए कि अगर आप एक बार आपकी रेपुटेशन डाउन होती है इंटरनेशनल लेवल पर, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करनी शुरू करती है जब आप लोग एक्सटर्नल लेवल पर डीलिंग करते हैं। तो ये दो मेन रीज़न है, एक इन्फ्लेशन का बढ़ना और एक आपकी जो करेंसी है उसकी इंटरनेशनल लेवल पर डीवैल्यूड हो जाना। आप देखेंगे जिम्बाब्वे ने ऐसे ये जब सब होने के बाद कई सारी इंटरनेशनल करेंसीज को अपने यहाँ पर परमिशन दे दी, क्योंकि खुद की जो नेशनल करेंसी थी उनकी वो डीवैल्यूड हो गई। जिम्बाब्वे के अंदर एक बार और समझने की भी है कि जिम्बाब्वे ने करेंसी इस हद तक प्रिंट कर दी कि वहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि 1000, 2000 या 10,000 का नोट नहीं, 1 ट्रिलियन का नोट भी प्रिंट कर रखा है उन लोगों ने। 1 ट्रिलियन, 1000, 2000, 10,000, 5,000 तो ये बहुत छोटा रकम है दोस्तों।
1 ट्रिलियन का भी एक नोट प्रिंट कर रखा है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं आप लोगों से कुछ यहाँ पे पॉइंट पूछना चाहूँ तो वो आप लोग ज़रा सुनिएगा भी और मैं आपको आंसर भी बताऊँगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के और बाकी जनरल साइंस में भी। भारत के अंदर अभी तक मैक्सिमम जो करेंसी है वो कब प्रिंट हुई और कितने अमाउंट की प्रिंट हुई। तो सभी स्टूडेंट्स या सभी जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि 1938 में भारत सरकार द्वारा, ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग थी उस वक्त, 10,000 रुपये तक का नोट भी प्रिंट किया गया, जिसको बाद में 1946 के अंदर आके डीमोनेटाइज कर दिया गया। डीमोनेटाइज से याद आया मित्रों, आज रात मध्य रात्रि से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर मनी नहीं माने जाएंगे। जोक सपाट। 1954 में दोबारा से 10,000 के नोट को शुरू किया गया और उसके बाद से फिर उसको बंद कर दिया गया 1978 में, जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद से 10,000 के नोट को प्रिंट नहीं किया गया दोबारा। आरबीआई एक्ट का सेक्शन 24 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को परमिशन देता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 का नोट प्रिंट कर सकता है। अगर आरबीआई चाहता है कि वो इससे ज़्यादा बड़ा नोट प्रिंट करे, लाइक जैसे 50,000 का, 1 लाख का, किसी की सैलरी 1 लाख है तो उसको 1 नोट मिलेगा बस, ठीक है ले जाओ भाई, तो उसको अपने एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में वो आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और दूसरा जो यहाँ पे समझना है कि अगर मान लीजिए किसी नोट के ऊपर गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते या वो प्रॉमिस करने से मना कर देता है, तो वो जो नोट है वो नोट माना जाएगा, करेंसी माना जाएगा या सिर्फ कागज का टुकड़ा हो जाएगा। तो आंसर है कि अगर किसी भी नोट के ऊपर आरबीआई के जो गवर्नर है वो सिग्नेचर नहीं करते या अपने सिग्नेचर की जो प्रॉमिस को डिनाई कर देते हैं, तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मान लिया जाएगा। जैसे कि 2016 में जब मोदी जी आए, 8 बज के कुछ 8 मिनट हो रहे होंगे, 10 मिनट हो गए, 8 नवंबर की रात थी, तो उन्होंने बोला क्या कि मोदी जी ने क्या बोला कि 500 और 1000 के नोट मध्य रात्रि से लीगल टेंडर मनी नहीं माने जाएंगे। तो यानी कि आज जो अगर आप लोग के पास ये पुराना 500 का नोट हो या पुराना ये 1000 का नोट हो, तो दोस्तों ये सिर्फ आज एक कागज़ का टुकड़ा है। आज इसको कहीं लेके जाओगे तो कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो ये प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।